नमस्कार, राजसभा टेलीविजन के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। विशेष में आज हम बात करेंगे यमन में चल रहे संघर्ष की, बताएंगे क्या हैं वहां मौजूदा हालात। यमन में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिशें जारी हैं, कुछ लोगों को लाया जा चुका है और अगले कुछ दिनों में बाकी लोगों को भी स्वदेश लाया जाएगा। यमन संघर्ष को लेकर खाड़ी के देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आखिर क्या है हकीकत, आइए देखते हैं दास्ताने यमन। मध्य पूर्व का देश यमन एक बार फिर हिंसा की चपेट में है। यमन की संप्रभुता और निर्वाचित सरकार को बचाने के नाम पर सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों के हवाई हमलों में सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं। राजधानी सना समेत मुल्क के बड़े हिस्से पर जैदी समुदाय से जुड़े हूती लड़ाकों ने कब्जा कर रखा है। सऊदी अरब के नेतृत्व में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से जुड़े देश यमन में हवाई हमले कर रहे हैं। इन हमलों में 6 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं, जबकि कई हूती लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इन हमलों के बावजूद हूती लड़ाके हार मानने को तैयार नहीं हैं। हूती संगठन अंसारुल्लाह के लड़ाके मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर अदन में घुस आए हैं। हूती लड़ाकों ने अदन स्थित राष्ट्रपति निवास पर कब्जे का ऐलान किया है। अदन में 14 सैनिकों समेत 44 लोग मारे गए हैं। यमन के दूसरे हिस्सों पर भी हूती लड़ाके तेजी से कब्जा कर रहे हैं। Now they are in regular daily fighting with the popular committees inside of Aden, with the fiddle for the legitimacy of the regular army. It is expected that those tanks could appear one day inside of Aden, but now they are working the coalition with the regular army to prevent them to take control of Aden. उधर अलकायदा ने यमन के बंदरगाह शहर अल मुकल्ला पर हमला कर जेल में बंद 300 से ज्यादा कैदियों को छुड़वा लिया है। इससे पहले सऊदी गठबंधन सेनाओं ने दावा किया था कि उसके हमलों के बाद हूती विद्रोहियों को अदन से पीछे हटना पड़ा है। सऊदी अरब का दावा है कि अदन और पश्चिमी सीमा पर भीषण लड़ाई जारी है और जल्दी अदन को खाली करा लिया जाएगा। हालांकि जमीन पर फौज उतारे बिना ये काम नामुमकिन नजर आता है। We don't have formal Saudi troops in Aden. The issue of using ground troops is always something that is on the table, but सऊदी हमलों के बाद यमन और पड़ोसी देशों में अंसारुल्लाह का समर्थन बढ़ा है। यमन में हूती लड़ाकों के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तो इराक के ISIS से लड़ रहे शिया मिलिशिया ने हूती लड़ाकों के पक्ष में प्रदर्शन किया। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह के वफादार सैनिक भी हूती लड़ाकों का साथ दे रहे हैं। The main things now is if Ali Abdullah Saleh forces stop fighting with them, I think they will start to retreat. Our main problem now is not the Houthis. They are rebels, they are few, they have only light weapons, which most of the Yemenis, as you know, have got it. But because the Ali Abdullah Saleh forces, which have heavy artillery, have all kinds of weapons, they are the one who should surrender. सिर्फ हवाई हमलों के डर से हूती का पीछे हटना मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन सऊदी अरब यमन में फौज भेजने से कतरा रहा है। सऊदी अरब की बड़ी परेशानी ये है कि अब्दुल्ला सालेह के वफादार सैनिक आमने सामने की लड़ाई में मजबूत चुनौती देने में सक्षम हैं, जबकि हूती लड़ाकों को गुरिल्ला लड़ाई में महारत हासिल है। ऐसे में यमन में थल सेना भेजना आसान नहीं है। Yemeni army was there in Aden. And since the Houthi had control of the army and their camps, they tried to change the leadership in those brigades. And some of them have, let's say, sympathy for the ex-president Ali Abdullah Saleh. And they were inside of Aden before this operation started. यमन में लड़ाई के कई पहलू हैं और कई देश इसमें उलझे हैं। फिलहाल यमन में शांति लौटती नहीं दिख रही है और आने वाले दिनों में अरब दुनिया के इस सबसे गरीब देश में लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी। ज़ैगम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी।
जंग की मार झेल रहे यमन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी का सिलसिला जारी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अगली खेप में 500 से ज्यादा भारतीयों की वापसी की कोशिश की जा रही है। पहले जत्थे में 350 लोग घर लौट चुके हैं, जबकि 300 से ज्यादा लोगों का एक और जत्था यमन से रवाना हो चुका है। करीब 3000 भारतीय अब भी वहां फंसे हैं। भारत ने यमन में फंसे श्रीलंका के नागरिकों को भी निकालने का भरोसा दिया है। पर बहुत जो ना अभी मिसाइल बॉम्बिंग बहुत आसानी हो गई है, यानी सिक्योर नहीं है लाइफ वहाँ पर। एंड वी आर थैंक फॉर द नेवी एंड फॉर द डिफेंस मिनिस्टर स्पेशली, दे प्रोवाइडेड अस अ गुड फैसिलिटी एंड वी थैंक ऑल ऑफ देम। यमन से सुरक्षित वापसी के बाद इन लोगों के चेहरे पर खुशी तो है, लेकिन भय के भाव भी साफ नजर आ रहे हैं। यमन से भारतीय नागरिकों को नौसेना के पोत INS सुमित्रा से पहले जिबूती लाया गया, जहां से 2 अलग अलग विमानों में कोची और मुंबई पहुंचाया गया। यमन में फंसे भारतीयों को घर लाने की ये पहली कोशिश थी। विदेश मंत्रालय का कहना है कि 350 लोगों को सुरक्षित घर लाने के बाद एक और युद्धपोत यमन से जिबूती के लिए रवाना हो चुका है। In the first phase, we have been able to evacuate by ship more than 700 Indian nationals. The first of them, more than 350, have come back home. Another shipload is on the way to Djibouti, and we hope that by this evening, 300 of them will be back. लेकिन भारत की चिंता अभी बरकरार है। वहाँ अभी 3000 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। इनमें आधी से ज्यादा नर्स हैं। यमन की राजधानी सना से भारत ने 80 नागरिकों को हवाई मार्ग से पड़ोसी देश जिबूती पहुंचाया, लेकिन जंग से बुरी तरह प्रभावित सना के हवाई रास्ते को सऊदी अरब ने नियंत्रित कर रखा है, लिहाजा भारत चाहकर भी वहां नहीं पहुंच पा रहा। हालांकि इसके लिए सऊदी अरब से भी बातचीत जारी है। If all goes well, we hope that we will be able to begin our air evacuation from Sana'a. We also intend, subject to receiving all clearances, to repatriate approximately 500 of our nationals from Sana'a to Djibouti. यमन में सबसे ज्यादा केरल के लोग फंसे हैं। विदेश मंत्रालय नौसेना और वायुसेना के संयुक्त अभियान के जरिए उनकी स्वदेश वापसी में जुटा है। विदेश राज्य मंत्री VK सिंह जिबूती से यमन के हालात पर नजर रख रहे हैं। यमन के कई हिस्सों में फंसे हजारों भारतीयों में से करीब 600 लोग अदन बंदरगाह पर ही मदद का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग पहली खेप में भारत पहुंचे हैं, वो अब भी वहाँ के मंजर से खौफजदा हैं। No, the situation is very pathetic there. Now, really, we are very thankful to the Ministry of External Affairs. When we reached in Djibouti, then our Minister VK Singh, General VK Singh, he was on board. So he welcomed us and he gave a nice treat and he arranged everything in Djibouti. भारत न सिर्फ अपने नागरिकों की मदद में जुटा है, बल्कि पड़ोसी मुल्कों ने भी इस कठिन हालात में भारत से मदद की गुहार की है। भारत ने श्रीलंका को भरोसा दिलाया है कि उसके 100 नागरिकों को भी निकालने में मदद करेगा, जबकि बांग्लादेश ने भी अपने 3000 नागरिकों को निकालने में भारत की मदद मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्यपूर्व में संकट लगातार गहराता जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में कई मुल्क हिंसा की चपेट में हैं, जिसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिम एशिया के अलावा अफ्रीका के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में जंग के हालात बने हुए हैं। कुछ मुल्कों में अंदरूनी संकट से शुरू हुई लड़ाई आसपास के देशों में फैल गई है। यमन में हूती विद्रोहियों और सरकार के बीच शुरुआती तकरार अब गंभीर राजनीतिक संकट में तब्दील हो गई है। हूती विद्रोहियों के डर के चलते यमन के राष्ट्रपति मंसूर हादी ने सऊदी अरब में शरण ले ली है और राजधानी सना से लेकर पूरे मुल्क में सऊदी अरब की अगुवाई वाले सैनिक गुटों के साथ हूती विद्रोहियों की लड़ाई जारी है। जैसे हालात बन रहे हैं, उससे खतरा भी बढ़ता जा रहा है कि सीरिया और इराक जैसी स्थितियां कहीं न पैदा हो जाए। इराक जैसी स्थिति बनती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी संभव है कि अगर हूती कमज़ोर हुए तो ये लोग ISS के लोग वहाँ पे एक बड़े एरिया में अपना कब्जा बना सकते हैं, जो कि सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में होगा, जैसे इराक और सीरिया के बीच में उन्होंने किया। यमन का ये संकट ताजा नहीं है। उत्तरी और दक्षिणी यमन के बीच तकरार काफी पुरानी है, जो मोटे तौर पर धर्म के 2 समुदायों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। पिछले साल भी शिया हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने संसद भंग कर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। हूती विद्रोहियों ने सत्ता में भागीदारी की मांग के साथ सरकार के खिलाफ लड़ाई छिड़ी हुई है। यमन में शिया और सुन्नी 2 गुट बन गए हैं, जिसमें मध्य पूर्व में धार्मिक और सामरिक समीकरण के तहत कई मुल्क कूद पड़े हैं। हूती के खिलाफ सऊदी अरब की अगुवाई में कुछ देशों ने साझा अभियान चला रखा है, जबकि यमन की मौजूदा सरकार ये आरोप लगा रही है कि हूती विद्रोहियों को ईरान मदद पहुंचा रहा है।
बिगड़ते हालात के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय दखल की जरूरत अब महसूस की जा रही है। इसका केवल एक ही समाधान है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोचना चाहिए कि वो कुछ इसके ऊपर एक ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। हूती और वहाँ के जितने ट्राइबल लीडरशिप है या वहाँ पे नेशनलिस्ट हैं या वहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये जितने भी ग्रुप हैं जो चाहते हैं कि एक निगोशिएटेड सेटलमेंट हो, उसमें उनकी मदद करना चाहिए। एक इंटरिम गवर्नमेंट बननी चाहिए जल्द से जल्द। मध्य पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता का आलम यह है कि रोजाना इराक से लेकर लीबिया तक और सीरिया से लेकर कीनिया तक हिंसक वारदातों का सिलसिला नहीं थम रहा। सीरिया में आईएसआईएस ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह मौजूदगी दर्ज की है, उसने मुल्क की कमर तोड़ दी। बीते 4 साल में 1 करोड़ 80 लाख लोग इस गृह युद्ध के चलते सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रहे। लोग देश छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की है। The violence has left so many Syrians without homes, without schools, without hospitals, and without hope. Today, the international community stepped forward in an unprecedented show of solidarity to ease their plight. And international partners have pledged $3.8 billion in support of the Syria Strategic Response Fund, response plan. अकेले आईएसआईएस ने इराक, सीरिया, लेबनान, मिस्र, लीबिया और नाइजीरिया सहित कई देशों में हालात बिगाड़ रखे हैं। कई चरमपंथी संगठनों ने खुलकर हथियार उठा लिए हैं। सामरिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण इन इलाकों में कई पश्चिमी देशों ने खुलकर युद्ध में हिस्सा लिया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के आदेश को दरकिनार कर लीबिया पर हमला किया, लेकिन यमन में फिलहाल पश्चिमी देश खुलकर सामने नहीं आ रहे। हालांकि सामरिक गठजोड़ के लिहाज से सऊदी अरब के साथ पश्चिमी देशों का समर्थन माना जा रहा है। कि अमेरिका अपने हित में काम करता है, उसका हित जो है सबसे वाइटल इंटरेस्ट जिसको वो कहते हैं कि वो बना रहना चाहिए, वो है तेल की सप्लाई लगातार बनी। वो इस पूरी लड़ाई में सऊदी अरेबिया को समर्थन देता है, लेकिन साथ में उसकी पॉलिसी ये भी है कि वो स्वयं अपनी सेनाएं नहीं भेजेगा किसी भी अरब देश में। ओबामा जी की ये पॉलिसी नहीं है। तेल और गैस के बड़े भंडार को समेटे मध्य पूर्व के मुल्कों में बीते दशक भर में शांति नसीब नहीं हुई। जानकारों के मुताबिक भारत को इसमें होशियारी के साथ हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें चौकन्ना रहना चाहिए, भारत को चौकन्ना रहना चाहिए और रूस और चीन के साथ मिलकर प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स अगर भेजना है तो रूस का और चीन का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अरब देशों में राजनीतिक उठापटक का दौर यमन के ताजा संकट के साथ ही और गहरा गया। फलस्तीन इजराइल का संकट अब तक सुलझा नहीं और बीते 60 साल में दर्जन भर और नए इलाके बन गए हैं, जो मध्य पूर्व को और अशांत बनाते जा रहे हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। विशेष में वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आरएस टीवी विशेष में बात करेंगे यमन के संघर्ष के इतिहास की। ईरान परमाणु करार पर तकरार खत्म। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर लगाएगा रोक। क्या है इसके पीछे की राजनीति? देखिए देश देशांतर। ईरान परमाणु करार पर तकरार खत्म, आज रात 8:30 बजे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सरकार के कार्यकाल का ब्यौरा पेश। जनाधार मजबूत करने पर चर्चा। देखिए पहली खबर, बीजेपी का मंथन, आज रात 8 बजे। ब्रेक के बाद विशेष में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिसंबर 2010 में कई अरब और अफ्रीकी देशों में वर्षों से चली आ रही तानाशाही के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे। अरब क्रांति के इस दौर में यमन भी शामिल था।
2012 में यमन में सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन शांति कायम नहीं हो सकी। 2 करोड़ की आबादी वाले यमन की सीमा उत्तर में सऊदी अरब, पूर्व में ओमान, पश्चिम में लाल सागर और दक्षिण में अरब सागर और अदन की खाड़ी में मिलती है। इसके अलावा 200 छोटे बड़े टापू भी यमन का हिस्सा हैं। यमन में मौजूदा संघर्ष की जड़ें 2004 से जुड़ी हैं। हुसैन बदरुद्दीन होती के नेतृत्व में ज़ैदी समुदाय ने आंदोलन शुरू किया। बेहतर राजनीतिक हिस्सेदारी और रोजगार की मांग को लेकर शुरू हुआ जन आंदोलन जल्द ही खूनी संघर्ष में बदल गया। अब्दुल्ला सालेह के नेतृत्व वाली सरकार ने आरोप लगाया कि हौती यमन में तख्ता पलट करना चाहते हैं और उन्हें ईरान का समर्थन हासिल है। जल्दी सऊदी अरब और उसके साथी देश सालेह के समर्थन में आ गए। 2006 के चुनाव में सालेह एक बार फिर राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। यमन में 60 से ही याद होगा कि नॉर्थ यमन और साउथ यमन जब थे, जब यूनाइटेड नहीं थे, जो 1990 में हुआ, तब से भी उनका नॉर्थ और साउथ में झगड़ा चालू था। नॉर्थ जो है, जो शिया हिस्सा है, उसके पीछे ईरान है और साउथ जो है उसके पीछे सऊदी अरेबिया है और सऊदी अरेबिया ने एक कोalition बनाया है, वो भी सारे सुन्नी देशों का, जॉर्डन, बहरीन, लेकिन और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो रहा है। इधर अरब जगत में अलकायदा अपनी जड़ें जमा रहा था। यमन में अलकायदा ने ज़ैदी समुदाय के खिलाफ फतवा जारी किया तो चरमपंथी संगठन अंसारुल्लाह के नेतृत्व में हौती लड़ाके सरकार के साथ साथ अलकायदा के खिलाफ भी लड़ते रहे। 2010 में अरब क्रांति शुरू हुई तो इसकी लपटें यमन तक पहुंची। लोग सड़कों पर उतर आए। आखिरकार 2012 में राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह इलाज के बहाने सऊदी अरब भाग गए। सऊदी अरब की दखल के बाद मंसूर हादी राष्ट्रपति बने, लेकिन यमन में स्थिरता कायम करने में नाकाम रहे। अंसारुल्लाह के नेतृत्व में हौती लड़ाके तेजी से आगे बढ़ते रहे। दिसंबर 2014 में अंसारुल्लाह ने राजधानी सना पर कब्जे का ऐलान किया। हालांकि हौती लड़ाकों और सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे को लेकर एक समझौता भी हुआ। जल्द ही समझौता टूट गया और अंसारुल्लाह ने यमन में नई सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति मंसूर हादी को राष्ट्रपति निवास में कैद कर लिया गया, लेकिन मंसूर हादी किसी तरह भाग निकलने में कामयाब रहे और मिस्र पहुंचे। वहां सऊदी समेत अरब लीग के दूसरे देशों से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद सऊदी अरब ने यमन में कार्रवाई का फैसला किया। सऊदी की इस कार्रवाई में अमेरिका या यूरोपीय देश शामिल नहीं है, लेकिन खबर है कि इजराइल और अमेरिका से सऊदी अरब को सैनिक और दूसरी जानकारियां मुहैया कराई जा रही हैं। उधर हौती लड़ाकों को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह के वफादार फौजियों का साथ मिल रहा है। सालेह बेटे को राष्ट्रपति न बनाए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। उधर सऊदी अरब का आरोप है कि ईरान भी हौती लड़ाकों को मदद दे रहा है। हालांकि ईरान ने ऐसी किसी भी मदद से इनकार किया है, लेकिन ईरान सऊदी अरब की कार्रवाई के विरोध में है। ईरान का कहना है कि हौती लड़ाके अलकायदा से लड़ रहे हैं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो इससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का सऊदी अरब और अमेरिका का दावा कमजोर होगा। ज़ैगम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। सऊदी अरब की अगुवाई में चल रहे सैन्य अभियान में शामिल होने को लेकर पाकिस्तान में विचार जारी है। यमन में जारी संघर्ष में पाकिस्तान शामिल हो या नहीं, इस बात पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संसद का एक संयुक्त सत्र बुलाया है। बीते हफ्ते भर से यमन में 2 गुटों के बीच भयानक गोलाबारी जारी है। पाकिस्तान जल्द ही अपनी भूमिका स्पष्ट करेगा। यमन के हालात पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान ने पहले एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल सऊदी अरब भेजा। वहां से लौटने के बाद रक्षा जानकारों वाले समूह ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को यमन के हालात की जानकारी दी, तो नवाज शरीफ ने यमन के युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका तलाशने के लिए संयुक्त सत्र बुलाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री के तुर्की दौरे से लौटने के बाद संसद में इस पर चर्चा हो सकती है। The matter has been referred to the Parliament, and on the 6th of April the Parliament will meet. We have also condemned the actions by non-state actors to overthrow a legitimate government, and called upon all warring factions in Yemen to move to the dialogue, negotiating table and resolve the matters through dialogue and political discussions. पाकिस्तान की संसद में इस पर एक दिन से ज्यादा चर्चा होने की संभावना है। हालांकि पार्टियों के बयानों के बाद ये साफ नहीं हो पा रहा है कि इस पर वोटिंग होगी या नहीं। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों और सिविल सोसाइटी के दक्षिणपंथी धड़ों ने सऊदी अरब का साथ देने के लिए बीते हफ्ते कई प्रदर्शन किए।
इसके बाद ये चर्चा होने लगी कि पाकिस्तान युद्ध में शामिल हो सकता है, लेकिन बाद में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस खबर को खारिज कर दिया। देशव्यापी सहमति की खातिर ही इसके लिए संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया है। ये सत्र 6 अप्रैल से शुरू हो रहा है। Some political parties have talked about and advised the government against sending troops to Yemen. And I don't think this statement or any statement that we have made so far talks about Pakistani troops going to Yemen or Pakistani troops going anywhere at all. नवाज शरीफ का सऊदी अरब के शाही घराने के साथ बेहद नजदीकी रिश्ता है। 1999 में सैनिक तख्तापलट के बाद उन्होंने सऊदी अरब में ही शरण ली थी। बीते साल विदेशी मुद्रा कोष को संतुलित रखने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $1.5 अरब की मदद की थी। लिहाजा जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान सरकार यमन संघर्ष में शामिल होने के लिए विपक्षी पार्टियों को भी तैयार करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम RSTV विशेष। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।